हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रियल एस्टेट अपडेट का ये वीडियो। इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, किस मार्केट में कैसा चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को जैसा कि पता है कि इससे पहले भी जब भी हमने रियल एस्टेट अपडेट को लेकर वीडियोस बनाए हैं तो सिर्फ हम गुड़गांव की मार्केट तक सीमित नहीं रहते हैं, हम और भी कई मार्केट्स की बात करते हैं, जिससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि दूसरी मार्केट में क्या चल रहा है और वहाँ से बहुत सारे बिल्डर दूसरी मार्केट से क्या सीख सकते हैं, बायर आप जो लोग हैं वो क्या सीख सकते हैं। मैं बिल्डर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे बिल्डर्स भी हमारे वीडियोस देखते हैं, तो उनको भी पता लगेगा कि दूसरी मार्केट में क्या चल रहा है, उनसे वो क्या अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपना ये वीडियो शुरू कर देते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले सिर्फ मैं ये कहूँगा कि पहली बार इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाना और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, पसंद आए तो लाइक भी करना। सबसे पहले शुरुआत हम कर लेते हैं विशाल की। जी हाँ, आप लोगों के लिए ये नाम नया नहीं होगा, मैं विशाल भार्गव की बात कर रहा हूँ। उनका कुछ एक वीडियो आया था पिछले दिनों, उसके बाद आपने देखा कि इस तरह उस वीडियो को लेकर बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए और बहुत सारे डिबेट हुए, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी छपे हैं, इवन जो न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने भी उस पर डिबेट शो किए हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा उनका क्या कहना था गुड़गांव की मार्केट को लेकर कि हाउस ऑफ कार्ड है, कभी भी गुड़गांव की मार्केट ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है, गिर सकती है। तो इस पे मेरा ये कहना है, मैंने एक लाइव भी किया था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा होगा। मेरा इस पे ये टेक है कि उन्होंने गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट को एक पेंट से पिक्चर कर दिया है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं मार्केट में जो चल रहे हैं, जो बन रहे हैं और जो टाइमली मिलेंगे भी। और कुछ डेवलपर ऐसे हैं जो लटक सकते हैं और पहले भी लटकते रहे हैं। हम उस पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन न लेकर हम उसको ऐसे ले सकते थे कि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू आज का नहीं है, सालों से उनके इस तरह के व्यूज़ रहे हैं। 6 महीने पहले हमारा उनके साथ पॉडकास्ट हुआ था, नॉर्थ इंडिया में शायद हम ही थे जिन्होंने उनके साथ सबसे पहले पॉडकास्ट किया था, तो उस टाइम भी उनके कुछ इस तरह के ही व्यू थे। अब मैं एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो मुंबई की मार्केट को लेकर भी उनके इस तरह के व्यू रहते हैं। अच्छा, मेरे पास इस चीज़ को लेकर एक और थ्योरी सामने आई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों का कहना था कि जो साउथ के डेवलपर हैं, कुछ वेस्ट इंडिया के जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने उनको यहाँ प्लॉट किया है गुड़गांव की मार्केट को ख़राब करने के लिए, इस तरह की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनके मुंबई की मार्केट को लेकर रियल एस्टेट की व्यूज़ देखेंगे, उन्होंने जो लिखा है उस पर देखेंगे तो वो पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि मुंबई की मार्केट भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, और जबकि मुंबई की मार्केट ने भी काफ़ी अच्छा किया है पिछले साल तक। तो उनके बिल्कुल स्ट्रेट और मुझे लगता है इंडिपेंडेंट व्यूज़ हैं। और जब कभी उनसे मुलाकात होगी तो आपके जो सवाल होंगे वो आप इस वीडियो के नीचे दे सकते हैं, डाल सकते हैं कमेंट में, उनसे ज़रूर आपके सवालों का जवाब लिया जाएगा। आपके साथ ज़रूर उनका इंटरेक्शन हम कराने की कोशिश करेंगे। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पर। अगली अपडेट हम बात करेंगे जीटी रोड की, यानी हम बात करेंगे दिल्ली से जो चंडीगढ़ हाईवे जा रहा है, NH1 भी बोल देते हैं उसको, उसकी। वहाँ पर काफ़ी हलचल है, आपको पता है, रियल एस्टेट में। और जो लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पाते उस बजट में, या थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो चेंज करना चाहते हैं, तो प्लॉट्स में स्पेशली लोग उस बेल्ट में प्लॉट खरीदना पसंद करते हैं। सबसे पहले वहाँ पर गोदरेज ने शुरुआत करी, गोदरेज गया, फिर सोनीपत में वो प्लॉट लेकर आया था। वहाँ के जो लोकल डेवलपर हैं उनके तो प्लॉट्स आते रहते हैं। फिर उसके बाद DLF ने भी वहाँ शुरुआत करी, DLF पानीपत में कुछ प्लॉट्स लेके आया था। फिर उसके बाद M3M ने काफ़ी बड़े स्केल पर वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पानीपत की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर से गोदरेज ने कुरुक्षेत्र में अपना प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एक बार फिर से गोदरेज ने पानीपत में लैंड बाय किया है। जी हाँ, पहले सोनीपत फिर कुरुक्षेत्र, बीच में पानीपत और करनाल छूट गए थे, तो गोदरेज ने उसको पूरा कर लिया है। 40 एकड़ के करीब लैंड बाय किया है, 43 एकड़ के करीब लैंड बाय किया है गोदरेज ने सेक्टर 40 में पानीपत में। तो अभी तक जीटी रोड बेल्ट पर जितने भी गोदरेज के प्रोजेक्ट आए मोस्टली प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट थे। हम उम्मीद कर सकते हैं ये भी गोदरेज का प्लॉटिंग का ही प्रोजेक्ट होगा। और इससे पहले फरीदाबाद में भी उनका एक प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट आया था। हालांकि गुड़गांव में उनका कोई प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट नहीं है, हाई राइज काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं उनके और लगातार लॉन्च होते भी रहते हैं गुड़गांव में, बट बाकी जगह उनके प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट हैं। जीटी रोड बेल्ट पर मुझे थोड़ी सी जो ज़्यादा दिख रही है हलचल, उसका एक रीज़न मेरे को ये भी लगता है कि कुंडली तक तो
जो दिल्ली की मेट्रो थी वो पास हो चुकी है, और RRTS की भी बात चलती है, उस पर हम बात करेंगे, आगे ज़रूर बात करेंगे। गुड़गांव के मेट्रो की बात करेंगे तो फिर उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पर। अब मैं अगली अपडेट में बात करूँगा नोएडा की मार्केट को लेकर। जी हाँ, जो पिछले 6 महीने पहले तक सोल्ड आउट 1 डे 2 डे 3 डेज़ के बोर्ड गुड़गांव में लगते थे, या गुड़गांव में जो फोमो दिखता था, वो फोमो धीरे धीरे ट्रेवल करता हुआ नोएडा की तरफ पहुंच चुका है। नोएडा में भी एक के बाद एक कई लॉन्चेस हुए हैं, जिसमें मैं बात करूं गौर, जिसमें मैं बात करूं प्रेस्टीज, जिसमें मैं बात करूं शोभा, और एक और एल्डेको का प्रोजेक्ट है, उसका भी सुनने में आया है कि उन्होंने भी अपना पूरा सोल्ड आउट प्रोजेक्ट कर दिया है। अब ये कितना हुआ है कितना नहीं, ये तो खैर बाद में चीज़ें पता लगेंगी, लेकिन जो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है उसके बेस पर तो हम कह ही सकते हैं कि उन्होंने वहाँ पर सोल्ड आउट करे हैं प्रोजेक्ट। प्रेस्टीज उसमें काफ़ी बड़ा है, फेजेस में आएगा, लेकिन जो अभी तक लॉन्च करे थे उसमें मोस्टली उन्होंने काफ़ी चीज़ें निकाल दी हैं, बेच दी हैं। इस चीज़ को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो चीज़ कल तक गुड़गांव में हो रही थी वो ट्रैवल करते हुए नोएडा पहुंच गई, वो चीज़ नोएडा में हो रही है। उसका रीज़न क्या है? मुझे जहाँ तक समझ में आता है 2-3 चीज़ें मुझे उसके कारण लगते हैं। एक तो प्राइस का काफ़ी डिफरेंस है, नोएडा में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनका प्राइस गुड़गांव में जो प्रोजेक्ट है उनसे काफ़ी कम है। टिकट साइज़ दूसरा काफ़ी कम है, और इसमें तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुझे जो लगता है वो ये है कि जो लिस्टेड और जो रेप्यूटेड डेवलपर थे उन्होंने नोएडा की तरफ रुख किया है। उससे पहले आप लोगों को पता है नोएडा की मार्केट कितनी ख़राब रही है, मोस्टली प्रोजेक्ट वहाँ पर किस तरह फंसे हैं। तो अब अच्छे डेवलपर वहाँ गए हैं, अच्छे प्रोजेक्ट वहाँ पर लेकर आए हैं, तो जो उस एरिया का बायर है, इन्वेस्टर है, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ है। उसका कॉन्फिडेंस आया है बिल्डर में कि यहाँ अच्छी चीज़ आएगी, अच्छा बिल्डर है, बना के दे देगा। तो ये एक बड़ी वजह है कि लोगों को वहाँ पे कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है बिल्डर्स में, तो वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब हम अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और आपके काम की है, और विशाल भार्गव जी के शहर की है। वो भी हमारे वीडियो देखते हैं, तो इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि उनके शहर से है, उनके सिटी से। हम बात कर रहे हैं मुंबई की। जी हाँ, आपको मुंबई का नाम सुन के ये नहीं लगना चाहिए कि मैं मुंबई की क्यों बात कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मुंबई से एक डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग मुंबई में जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट की बहुत डिमांड चल रही थी, जो लॉन्चेस पे लॉन्चेस हो रहे थे और उनकी सेल भी बहुत अच्छी होती, उन लॉन्चेस में कमी आ गई है। उसकी ये वजह है कि जो सेल्स थी उसमें थोड़ा सा ट्रबल देखने को मिला है, सप्लाई थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली है, और उसके साथ साथ जो डिमांड है वो थोड़ी कम होने लगी है। लग्जरी की बात कर रहा हूँ मैं मुंबई में, अल्ट्रा लग्जरी की। मैं पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, और पिछले क्वार्टर में जो पिछला क्वार्टर है उसमें जो मुंबई में और मुंबई के सबर्ब्स में लॉन्चेस हुए हैं वो मोस्टली अफोर्डेबल कैटेगरी में और आपका मिड प्रीमियम सेगमेंट में और प्रीमियम सेगमेंट में मोस्टली प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च हुए हैं। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मुंबई के सबर्ब्स में ये प्रीमियम कैटेगरी के प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। इससे यहाँ के डेवलपर क्या सीख सकते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया है, और बायर्स के लिए भी इसमें क्या टेक है वो भी मैं उस पर बात करूंगा। जिस तरह मुंबई के बिल्डर्स को समझ में आने लगा है कि लग्जरी की जो पार्टी थी, अल्ट्रा लग्जरी की जो पार्टी थी, सेल्स की और लॉन्चेस की बहुत लंबी नहीं चलती है, उसका बहुत छोटा सेगमेंट होता है। उसी तरह गुड़गांव के डेवलपर्स को समझना पड़ेगा ये लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी की तरफ जो सारे लोग जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सप्लाई अगर आप कर देंगे तो आपके लिए ही दिक्कतें हो जाएंगी। सप्लाई एक वहाँ पर बैठने लगेगी और उसमें सेल्स उतनी नहीं आएगी, तो उसमें आपको दिखेगा कि ओवरहेड दिखेगा सप्लाई का। तो आपको मुंबई के डेवलपर से सीखने की ज़रूरत है। मुंबई के डेवलपर्स को ये लगा कि अल्ट्रा लग्जरी में सप्लाई ज़्यादा होने लगी है, डिमांड कम होने लगी है, तो उन्होंने अपना अटेंशन था उसको डाइवर्ट कर लिया। तो आपको भी मुझे लगता है कि ऐसे ही करना चाहिए। यहाँ भी हर कोई लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी के पीछे भाग रहा है, बहुत छोटा सेगमेंट है। मान के चलें कि 70% तो आपका अफोर्डेबल और प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट है, और 30% मुझे लगता है लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी है। तो उसमें आप लगातार सप्लाई बढ़ाए जा रहे हैं। इससे आने वाले टाइम में आप ही इस मार्केट को ख़राब कर देंगे। तो अगर आप अपना अटेंशन इस तरफ डाइवर्ट करेंगे, आप उस 70% मार्केट को छोड़ रहे हैं जहां पर आपको भर भर के बायर मिलेंगे। तो क्यों नहीं आप मुंबई के डेवलपर से ये सीखते हैं कि आपको भी, अगर गुड़गांव में आपके लिए पॉसिबल नहीं है, गुड़गांव में लैंड के रेट बहुत ज़्यादा हो गए, तो गुड़गांव के सबर्ब्स में आप देख सकते हैं, आप सोना में देख सकते हैं, आप मानेसर में देख सकते हैं, वहाँ पर आप इस तरह के प्रोजेक्ट ला सकते हैं जो रेट भी ठीक रहेगा, प्राइस भी ठीक रहेगा, और मुझे लगता है कि अफोर्डेबल कैटेगरी और प्रीमियम कैटेगरी के वो प्रोजेक्ट होंगे और उनकी बहुत डिमांड है। ये मैं इस बेस पर कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जिस तरह के कॉल्स और जिस तरह का सेगमेंट और जिस तरह के बायर्स आते हैं उसमें 70-30 का रेशियो यही रहता है। तो आपके लिए मेरी एडवाइस है, जो भी डेवलपर्स या डेवलपर्स की टीम्स इस
वीडियो को देख रही है, आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं या एडवाइस दे सकते हैं और मुंबई का जो डेटा है वो कोट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप इस पे ध्यान देंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा और यहाँ की मार्केट के लिए भी बेहतर होगा और यहाँ के बायर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो भी यहाँ पर घर खरीद सकें। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा पिछले दिन एक बड़ा जायंट था, उसने गुड़गांव में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मैं बात कर रहा हूँ डीलिफ की और मुझे लगता है कि एवरेज 8 से 10 करोड़ का उसका वो अपार्टमेंट था उसमें। मैं डीलिफ पिरवाना नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। उससे पहले उनका पिरवाना साउथ आया था, वो भी अल्ट्रा लग्जरी था। उससे पहले उनका आर्बर आया था, वो भी अल्ट्रा लग्जरी था। और बीच में उन्होंने डालियाज लॉन्च करा था, वो तो अल्ट्रा लग्जरी से ऊपर की जो भी कैटेगरी है वो प्रोजेक्ट था। तो हम देखेंगे पैटर्न की जो इंडिया का और जिसने गुड़गांव को कहा है कि गुड़गांव को बनाने में जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है, उसने गुड़गांव में इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग टेक ये है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझने और जानने चाहिए वो ये है कि मुंबई में जब उसने एंट्री करी, मुंबई में वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है, वहाँ पर उसने प्रीमियम कैटेगरी में एंट्री ली है। वहाँ पर वो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में नहीं गया है। जी हाँ, वहाँ पर उसका जो प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किया है उसका जो प्राइस है 5 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मुंबई में प्रीमियम कैटेगरी यही है, 5 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में। तो वहाँ पर अल्ट्रा लग्जरी में जो यहाँ पर अल्ट्रा लग्जरी लॉन्चेस करता है, वहाँ पर वो प्रीमियम कैटेगरी में गया है। तो मार्केट को देख के वो बहुत अच्छे से मार्केट को पकड़ता है, समझता है, मार्केट को देख के ही वो चल रहा है। तो मैं बिल्डर से यही कहना चाहता हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए और ऐसा मत करना कि सोना में भी आप गुड़गांव के प्राइस और मानेसर में आप गुड़गांव के प्राइस लेकर आ जाओ, तो फिर आपके लिए ही दिक्कतें होने वाली हैं और इस मार्केट के लिए भी दिक्कतें होने वाली हैं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मार्केट चलती रहे, अच्छी ग्रो करे, तो आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। ये मेरी सलाह है और ये एक अच्छी चीज़ होगी बायर्स के लिए भी, उनको भी अफोर्डेबल प्रीमियम सेगमेंट में ऑप्शंस मिलेंगे, तो वो खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि उनको अफोर्डेबल में जाना है, प्रीमियम में जाना है या अल्ट्रा लग्जरी। तो आप लगातार सप्लाई कर ही रहे हैं। एक और मैं इसमें अपडेट देना चाहता हूँ, एक डेवलपर है, उसने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कराया भी गुड़गांव में SPR पर, और उससे कुछ महीने पहले एक और डेवलपर है, उसने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। दोनों के प्रोजेक्ट को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के प्रोजेक्ट अच्छे थे। जो पहले डेवलपर ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, उसकी लोकेशन ज़्यादा बेटर थी और बहुत अच्छे प्राइस पे वो लॉन्च करा था, बहुत अच्छे से वो सेल हुआ। और अभी जो एक डेवलपर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसका प्राइस और उसके प्राइस में काफ़ी डिफरेंस था। इससे क्या हुआ कि उस डेवलपर को भी लगने लगा कि मैंने तो अपना प्रोजेक्ट बहुत कम प्राइस पर लॉन्च कर दिया था। तो जैसे एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो उस डेवलपर ने भी, जो बाद में जिस डेवलपर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसके आसपास अपने प्राइस को करने की तैयारी कर ली है। इससे नुकसान किसका हुआ? इससे नुकसान एक बायर का हुआ, इससे नुकसान मार्केट का हुआ कि बिना मतलब में, बिना किसी रीज़न के उसने उस प्राइस को वहाँ तक ले जाने की इसलिए कोशिश कर रहा है कि सामने वाले ने भी मेरे से ज़्यादा प्राइस पे लॉन्च किया था। तो इस तरह के इर्रेशनल, इलॉजिकल आइडियाज़ के साथ आप प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और फिर सोचेंगे मार्केट में अच्छी सेल भी हो और अच्छा सब कुछ हो, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बिल्डर्स को पहले अपनी स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए, उसको सबसे टॉप कैटेगरी, टॉप लीग में है, उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ डीलफ से आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। डीलफ एक अलग लीग में जा चुका है, आप उससे कंपेयर करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। आपको अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने की ज़रूरत है, ना कि किसी और को देख के उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। मेरा टेक ये है बिल्डर्स। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दिल्ली की। जी हाँ, गुड़गांव और नोएडा और गाज़ियाबाद और आसपास की रियल एस्टेट की मार्केट की चकाचौंध को देखते हुए मुझे लग रहा है जो नई रिजीम आई है वो भी चाहती है कि दिल्ली का रियल एस्टेट भी ग्रो करे। तो उसको लेकर उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी। उस टास्क फोर्स ने अपने रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं, वो थोड़े से मैं शेयर कर लेता हूँ। इससे आपको भी फ़ायदा होगा। जब वहाँ पर रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा अच्छा करेगी, सप्लाई भी वहाँ पर भी आएगी, तो मुझे लगता है कि आसपास जो बहुत ज़्यादा रेट्स और बहुत ज़्यादा उस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ी सी कंट्रोल में होंगी। तो टास्क फोर्स ने सबसे पहले तो ये दिया है कि जो लुटियंस जोन है उसमें भी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बिल्डर्स को दी जाए, वहाँ पे भी उस एरिया को रीडेवलप किया जाए। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर, काफ़ी लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ सकते हैं। दूसरा, दिल्ली में बहुत सारी कोऑपरेटिव और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। हज़ारों हज़ार इस तरह की सोसाइटीज़ हैं, द्वारका से लेके IP एक्सटेंशन, मयूर विहार, पीतमपुरा, कालकाजी, रोहिणी और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर इस तरह की आपको ग्रुप हाउसिंग देखने को मिलेंगी। उनके लिए सजेशन ये दिया है इस टास्क फोर्स ने, जैसे ही कोई सोसाइटी 50 ईयर कंप्लीट करती है तो ऑटोमेटिकली वो
रीडेवलपमेंट में चली जाएगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे मुंबई में भी बहुत सारे रीडेवलपमेंट चल रहे हैं, तो दिल्ली में भी इस तरह का उन्होंने सजेशन दिया है कि 50 साल पूरे करते ही वो सोसाइटी, वो ग्रुप हाउसिंग रीडेवलपमेंट में चली जाएगी। तो उसकी रीडेवलपमेंट कोई प्राइवेट डेवलपर करेगा तो उससे वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सप्लाई, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। टास्क फोर्स ने एक सजेशन ये भी दिया है कि पहले एक मापदंड रखा गया था कि 4 एकड़ की कम से कम ग्रुप हाउसिंग या कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए रीडेवलपमेंट के लिए, उसको भी हटाया गया है। उस क्लॉज को भी हटाने की उन्होंने बात की है कि इसको 4 एकड़ को हटा दिया जाए, जितनी बड़ी जो सोसाइटी है उसको उसी में ही रीडेवलपमेंट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए और परमिशन दी जाए। इसके अलावा वहाँ अमेलगमेशन को लेकर भी लैंड के कई सुझाव दिए गए हैं। 1-2-3 टैक्सेस हैं, उनको लेकर भी कई अच्छे सुझाव दिए गए हैं। मुझे लगता है इन सुझावों को मानकर दिल्ली गवर्नमेंट कोई प्रॉम्प्टली कोई एक्शन लेती है और साथ में जो उनका मास्टर प्लान सालों से लटका पड़ा है उसको भी पास कर देती है, तो आप देखेंगे दिल्ली की रियल एस्टेट भी आपको अलग ही कुछ करती हुई नज़र आएगी। और बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और ब्रोकर फेटर्निटी के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ देखने को मिलेंगी। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पर। अब बात करेंगे, एक डेवलपर है गुड़गांव का, उसकी ज़मीन है मानेसर के पास में, उसको ईडी ने जब्त कर लिया था। एक रेड हुई थी, कोई केस चल रहा था उसको लेकर। काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है, उसमें से मुझे लगता है 70-80 एकड़ लैंड उसका ईडी ने ले लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट से उसको ये परमिशन मिल गई है कि जितना वो प्राइस का वो लैंड था, उस लैंड के बदले उसके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है काफ़ी, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी की उतनी यूनिट सरेंडर कर देगा, वो दे देगा ईडी को, उसके बदले उसको वो ज़मीन मिल जाएगी। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है। तो इससे एक बहुत बड़ी राहत की सांस मिली है उस डेवलपर को, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी दिन से प्लानिंग भी कर रहा था वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लाने की। अब जल्दी ही आपको वहाँ पर उसका वो प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। नाम आप में से जिन लोगों को पता लग गया हो, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, वो कमेंट में लिख दीजिए कि ये वो डेवलपर है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितनी नॉलेज है, आप कितने अपडेट हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, जब कमेंट में बाकी लोग लिखेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। यहाँ मैं उसका नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, नाम मुझे पता है। हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पर। अब थोड़ा सा न्यू लॉन्चेस की बात कर लेते हैं। आने वाले दिनों में आपको गोल्ड कोर्स रोड पर भी कुछ लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। जी हाँ, गोल्ड कोर्स रोड पर, जिसको कहा जाता है कि गोल्ड कोर्स रोड का एक किंग है, उस पर ही आपको उसका एक प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 10 से 20 करोड़ की बीच का उसका टिकट साइज़ होगा। तो जो गोल्ड कोर्स रोड पे और एक ऐसे डेवलपर के साथ जाना चाहते हैं जिसने यहाँ पर लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स बना के दिए हैं, जिसका बहुत बड़ा रूल है, गोल्ड कोर्स कहा जाता है कि उसने बनाया है, तो उसके प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी डेवलपर हैं, उनके प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं गोल्ड कोर्स रोड पे। उसके साथ साथ आपको उससे ज़्यादा एक्सटेंशन पे काफ़ी हलचल देखने को मिलेगी। एक्सटेंशन रोड पर आपको बहुत बड़े बड़े नाम और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। ओबरॉय डीलक्स जैसे प्रोजेक्ट्स तो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, उनके पास वहाँ पर लैंड है। इसके अलावा और भी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जो वहाँ पर अपनी तैयारी कर चुके हैं या तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको वहाँ पर एक के बाद जल्दी ही लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। इन प्रोजेक्ट्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं या आपका कोई इंटरेस्ट है कि एक्सटेंशन पर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, ये हाई टिकट के प्रोजेक्ट होंगे, लेकिन आप पहले से जानना चाहते हैं वो कौन कौन से डेवलपर होंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट होंगे, तो उसको लेकर आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको 1-to-1 उसके बारे में डिटेल शेयर कर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बताने की नहीं होती है। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं एज ए इन्वेस्टर और एज ए बायर के तौर पर। अब थोड़ा सा गुड़गांव मेट्रो को लेकर बात कर लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, शायद सबसे ज़्यादा वीडियोज़ मैंने बनाए, सबसे ज़्यादा मैं ही बोलता था कि गुड़गांव मेट्रो अब शुरू हो रही है। लास्ट 15 मई से स्टार्ट होना था, अब 15 जुलाई आ जाएगी कुछ टाइम के बाद में, और मेट्रो का काम अभी भी कहीं भी शुरू होता दिखाई नहीं दे रहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका स्टोन रखा था। मुझे लगा था कि प्राइम मिनिस्टर जिस काम का स्टोन रखेंगे वो करेंगे, उसमें कुछ तो स्पीड अप दिखेगा, कुछ दिखेगा। पता नहीं किस स्पीड से काम चल रहा है। 2010 में लास्ट मेट्रो आई थी, अब 15 साल निकल गए हैं और अभी भी यहाँ मेट्रो का काम शुरू नहीं हुआ है। इस मेट्रो की स्पीड को देखकर तो मुझे लगने लगा है कि जो दिल्ली से लेकर RRTS की बात की जाती है कि अलवर तक जाएगी, वो पता नहीं कितने टाइम में स्टार्ट होगी। एक फेज़ उसका कहा जाता है, एक रूट उसका बनेगा दिल्ली से लेकर पानीपत करनाल तक, भगवान जाने कब बनेगा, कब शुरू होगा। बिल्कुल सरकार के कामों को लेकर बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत सरकार के काम की स्पीड बहुत स्लो है। मुझे लगता है कि इसको स्पीड अप होना चाहिए। सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं तो इसमें भी तेज़ी आनी चाहिए। और लास्ट में चलते चलते आपसे एक आपके काम की बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ।
आप लोगों को पता है कि मार्केट बहुत दिन से बहुत ज़्यादा सोल्ड आउट उस तरह के जिस तरह के बोर्ड लगते थे उस तरह के नहीं हैं। अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अच्छी चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, कुछ ख़राब चीज़ें भी आ रही हैं, ऐसा नहीं सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा आपका ये है कि आप चाहे बायर हैं चाहे इन्वेस्टर है कि इसमें आपको डिस्काउंट काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं और साथ में बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ मैं प्रमोशन करने नहीं बैठा कि ये डेवलपर ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, ये उसका डिस्काउंट है। आप मार्केट में जाओ, घूमो, आपको पता लग जाएगा आपके बजट के अकॉर्डिंग कहाँ पर डिस्काउंट के साथ चीज़ें आ रही हैं। हाँ, अगर आप इसमें हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं 1 to 1, हम उसमें आपकी हेल्प कर देंगे। आपका बजट कितना है उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड कर देंगे कि आपके लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने पहले से ही कोई ब्रोकर, कोई कंसल्टेंट हायर कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है, तो उसके बावजूद भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है हमसे कनेक्ट होने की। आप हमसे एक बार कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जो प्रॉपर्टी आप बाय करने जा रहे हैं वो आपके लिए कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी कि बहुत अच्छी नहीं रहेगी, हम अपनी कंसल्टेंसी पेड देते हैं। पेड कंसल्टेंसी लेकर आपको एक ट्रांसपेरेंट, एक फेयर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको एक चीज़ पता लग जाएगी कि जिस प्रॉपर्टी में जहां आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो कितनी ठीक है। तो आपको थोड़े से ही पैसे खर्च करने हैं, जहां आप करोड़ों के इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़े से पैसे खर्च करके आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपना प्रॉपर्टी बाय करने का डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, स्क्रीन पे नंबर है, उससे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज ये हमारा अपडेट का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जैसा मैंने शुरू में कहा था, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।